नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हम लोगों ने जो गांधी सीरीज़ हमारी स्टार्ट की है, उस गांधी सीरीज़ का आज हमारा ये पार्ट नंबर 6 है, भाग 6। और जैसे कि हमने पिछली जो भी जर्नी देखी अभी तक गांधी जी की, तो उन्होंने अब इंग्लैंड में जो वहाँ थे तो उन्होंने वो अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर ली है। तो बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब घर के चलते हैं, आप लौट चलें। तो वापस घर की तरफ चलते हुए उन्होंने उनके मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी, ये भाव था कि मैंने कानून तो पढ़ लिया है। अब ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव था कि मैंने कानून तो पढ़ लिया है, पर मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सीखी है कि जिससे मैं वकालत कर सकूं। क्या खूबसूरत लाइन लिखी उन्होंने कहा कि मैंने कानून तो पढ़ लिया है, बुक्स तो मैंने बहुत पढ़ ली है, बट उसको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करके मैं कैसे वकालत कर सकता हूँ ये मैंने नहीं सीखा। इवन मेरे को तो पेटिशन डालनी भी नहीं आती है कि कोर्ट में मैं अर्जी कैसे दायर करूँ, ये भी मेरे को ज्ञान नहीं है इस बात का। तो ये वाकई चिंता की बात थी उनके लिए। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या तो यही है। कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, बट उससे आप एक सिंपल फिनोमेना पूछ लो। आप उससे केवल ये पूछ लीजिए कि इंडिया में मानसून का मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है। देखना आप 90%, मैं कहता हूँ 90% स्टूडेंट बता ही नहीं पाएंगे। और ये तो शायद 8 या 9th क्लास की NCERT की बुक में आपको आराम से मिल जाएगा, है ना। तो बुक तो पढ़ी है, बस उसकी नॉलेज नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो वही बात, उन्होंने थ्योरी बहुत सारी पढ़ी हैं, बट प्रैक्टिकल उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप एक काम करो कि आप दादा भाई नौरोजी से जाके मिलो। इंग्लैंड में ही थे दादा भाई नौरोजी। तो उन्होंने किसी ने कहा कि आप दादा भाई नौरोजी से जाके मिलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको कुछ गाइडलाइन कुछ गाइडेंस देंगे इस मामले में। पर गांधी जी ने कहा कि एक हेजिटेशन का भाव था मेरे अंदर, जैसा हम सबके अंदर होता है। देखिए, आप ये इस बात को खुद आजमा के देखिएगा। जब भी आप किसी एजुकेटेड पर्सन से या अपने से बड़े पर्सन से, जिसकी पर्सनैलिटी बड़ी है, बिग है, जो एक अच्छा जाना पहचाना जिसका नाम है, अगर आप उससे कभी मिलने जाओगे, वो आपको बुलाए तो अलग अलग बात है, तो ठीक आप चले जाओगे। लेकिन आप कभी खुद से उससे मिलने जाओगे तो आपके दिल में हमेशा हेजिटेशन रहेगी। आप ये सोचते रहोगे कि अगर ना ही मिलूं, वैसे ही काम चल जाए तो अच्छा ही है ना। तो ये हमेशा दिल में रहती। तो गांधी जी के मन में भी उस टाइम पे यही था कि मैं अगर ना मिलूं, ऐसे ही काम चल जाए तो ठीक है, मैं जाकर उनसे क्या पूछूंगा, वहाँ पर जाकर मैं खुद मूर्ख कहलाऊंगा। क्योंकि 4 साल मैंने ब्रिटेन में गवा दिए हैं, बिता दिए हैं, और इवन मेरे को एक अर्जी दायर करनी नहीं आती है। अगर नौरोजी मेरे से कुछ पूछने लग गए तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो फिर किसी दूसरे मित्र ने उनको सलाह दी कि आप एक काम करो कि आप एक फ्रेडरिक पिंकट नाम के एक व्यक्ति हैं, फ्रेडरिक पिंकट नाम के, जो उस टाइम पर कंजर्वेटिव जो पार्टी थी UK की, ब्रिटेन की, उसके एक मेंबर थे। तो किसी ने उनको सलाह दी गांधी जी की, आप उनके पास जाइए। वो भी अच्छे खासे जाने माने वकील थे। तो उनके दोस्त ने उनकी हेल्प की और मुलाकात का टाइम फिक्स हुआ। तो गांधी जी उससे मिलने गए, ठीक है ना। गांधी जी उससे मिलने गए तो गांधी जी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, वो समझ गए, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे, प्रैक्टिकल, उनको सारे दुनिया की नॉलेज है, वो सारे चीज़ों से निकले हुए। तो उनको पता था कि इस आदमी में क्या हेजिटेशन है, इसकी क्या समस्याएं हैं। तो उन्होंने देखते ही उनको पहचान लिया और गांधी जी से कहा कि आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने हिंदुस्तानी कानून की पढ़ाई की। तो ओबियसली गांधी जी का जवाब था कि नहीं, मैंने हिंदुस्तानी कानून की तो कोई पढ़ाई नहीं की। तो उन्होंने कहा कि आपको बैरिस्टरी करनी कहाँ पर, वकालत कहाँ करनी है। बोले कि हिंदुस्तान में। तो आपको हिंदुस्तान में ही वकालत करनी है, और आपको हिंदुस्तान की ही कानून के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, इस्लाम के जो कानून होते हैं उसके बारे में आपको जीरो ज्ञान है। कैसे आप सरवाइव कर पाओगे वहाँ पर। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए वकील
आपको बुक की नॉलेज से ज़्यादा आपके सराउंडिंग जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपने भी कभी कोर्ट कचहरी में गए होगे, आपने भी देखा होगा वकील की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा कि ये बहुत बुक पढ़ी होगी इस आदमी ने, लेकिन आप उसके अनुभव से प्रभावित होते हो। वो आपके चेहरे के हाव भाव को देख कर ही समझ जाएगा कि आपका केस क्या है, आपकी परेशानियां क्या है, आपकी समस्याएं क्या है। ये खास बात होती है, जो एक एक्सपीरियंस वकील होता है उसकी एक खास बात होती है। बोलने में बड़ा कुशल होगा वो, आपको अपनी बातों से कन्विंस करवाने की उसके पास कला होगी, और बिल्कुल शर्मिला नहीं होगा, उसमें कॉन्फिडेंस होगा। उसकी पर्सनैलिटी इतनी कॉन्फिडेंस से भरी हुई होगी कि आप खुद देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। आप सिंपल कोर्ट कचहरी जो आपके तहसील ज़िला में होगी वहाँ पर जाना, और एक बार किसी वकील के साइड में या उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाना, मैं गारंटी देता हूँ आपको उठने ही नहीं देगा। अगर कोई एक्सपीरियंस वकील है तो वो आपको उठने ही नहीं देगा। वो अपनी बातों से आपको इस तरह से बांध देगा कि आप चाहकर भी उठ नहीं पाओगे, आपको कन्विंस कर देगा किसी भी विषय पे। तो वही वकील है ना। क्योंकि वकील का काम क्या, वकील का काम है अपने जो उसके क्लाइंट है उसकी समस्याओं को, उसके हितों को जज के सामने इस तरह से प्रस्तुत करना कि जज भी कन्विंस कर जाए, जज भी मान जाए कि आप जो भी कुछ कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। और इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? पढ़े लिखे को समझाना। थोड़ा अजीब लगा होगा सुनने में, कहते हैं ना वो, आप लोगों ने सुना होगा बचपन से कि काला अक्षर भैंस बराबर है। किसी अनपढ़ को समझाना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, अनपढ़ को समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अनपढ़ की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, उसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता, तो उसको समझाना आसान होता है। आप उसको जैसे भी समझाओगे, जैसे भी आप उसके दिमाग में चीज़ों को डालोगे, वो उसको वैसे ही कंसोलिडेट कर लेगा। वो कुछ देर तक तो कुछ रेजिस्ट करेगा, वो विरोध करेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन बार बार आप उसको परस्यूट करोगे, बार बार उसको समझाओगे तो वो समझ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आप एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक मान लो एक सिविल सर्वेंट है, आप उसको अगर कन्विंस करने लग जाओ अपनी बातों से तो वो नहीं हो पाएगा। एक प्रकार से उसको इम्पॉसिबल ही है कि आप कन्विंस कर लो। हाँ, अगर उस सिविल सर्वेंट के हित हैं कि वो आपकी बात को सुने और आपकी बातों में उसके हित हैं, तो वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा और शायद कन्विंस भी हो जाए, बट आप उसको खुद कन्विंस नहीं करवा पाओगे। इसलिए कहता हूँ कि पढ़े लिखे व्यक्ति को कन्विंस करवाना सबसे कठिन काम होता है। ठीक है ना। जो हमारे पॉलिटिक्स चलती है, जो राजनेता वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, आप कभी भी देखना, वो किसको टारगेट करते हैं? वो किसको टारगेट करते हैं? वो टारगेट करते हैं गरीब जनता को, कम पढ़े लिखे लोगों को, या मिडिल क्लास को। चुनावी रैलियों में भाषण सुनने कौन जाता है? गरीब जनता जाती है, मिडिल क्लास जाता है। कभी अमीर लोग चुनावी रैलियों में नहीं सुन जाते हैं। कभी झंडा उठाए हुए आपको अंबानी या उनके परिवार से कोई नहीं दिखेगा। हाँ, रिक्शा चलाने वाला, रेडी पटड़ी पर अपनी ठेला लगाने वाला, एक छोटा मोटा दुकानदार, ये आपको ज़रूर दिखेंगे। कभी भी चुनाव की रैलियों में जो घोषणा होती है, कभी भी देखना आप ऐसी घोषणा होगी कि हम आने वाले साल में 60,000 नौकरियां देंगे, क्लैरिकल की या किसी भी प्रकार की, आपको फ्री में लैपटॉप देंगे, आपका राशन बढ़ा देंगे फ्री में। कभी आपने सुना कि हम आईटी के क्षेत्र में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट कर देंगे? ये चुनावी रैलियों में नहीं होते हैं। हम यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना देंगे, ये नहीं, कोई भी नेता आपको ऐसा भाषण नहीं देता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को अपनी बातों में बहकाना बहुत मुश्किल बात होती है, एक प्रकार से इम्पॉसिबल ही होता है। लेकिन कम पढ़े लिखों को, अनपढ़ों को समझा लेना, उनके वोट को कलेक्ट कर लेना ईजी होता है। तो हमेशा चुनावी वादे रैलियों में इसी तरीके आपके चुनाव के वादे सुनेंगे। जैसे इंदिरा गांधी जी की जब गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कहा? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। उसके बाद अगर आप देखते हो कि कांग्रेस के टाइम में था, कांग्रेस का हाथ सबके साथ। फिर उसके बाद अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सबका साथ सबका विकास।
तो ये जो ये जो अट्रैक्टिव से जो नारे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लोगों को ही अट्रैक्ट करने के लिए लाए जाते हैं, ठीक है ना। तो पढ़े लिखे को समझाना काफ़ी मुश्किल होता है और नेताओं को पता होता है कि इनके ऊपर टाइम वेस्ट करना, पढ़े लिखों को कन्वेंस करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं किसी गरीब आदमी की झोपड़ी में बैठ कर एक रात का खाना खा लेता हूँ, तो उसका पूरा का पूरा जो परिवार है, रिश्तेदार है, वो सब मेरे पास अपने आप वोट में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स दिमाग से चलती है। आप लोगों ने ऐसा बहुत बार देखा होगा, बहुत अच्छे बहुत पढ़े लिखे, इवन ऑक्सफोर्ड से या फॉरेन कंट्री से उन्होंने पीएचडी वगैरह कर रखी है, और वो जो पॉलिटिक्स में आता जमाते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स में, तो वो हार जाते हैं। लेकिन उनके अपोजिट कोई 10th पास, कोई 8th पास, कोई 12th पास, कोई बीए पास कैंडिडेट होता, वो जीत जाता है अच्छे खासे वोट से। आपको छत्तीसगढ़ का याद होगा, आईएएस थे, कलेक्टर थे, वो बीजेपी की सीट से लड़े और वो हार गए थे। उनके अपोजिट उनसे कम पढ़ा लिखा कैंडिडेट चुनाव जीत के निकल गया था। तो पढ़ाई लिखाई जो भी है ना, वो उसकी एक लिमिट होती है, वो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। उसके बाद तो आपका अनुभव काम आता है, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन की स्किल काम आती है कि किस तरह आप लोगों को कन्वेंस कर सकते हो। तो एक वकील में कन्वेंस करने की क्षमता होनी चाहिए, बट गांधी जी में उस टाइम कन्वेंसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं थी। वो किसी को भी कन्वेंस करने की क्षमता थी ही नहीं उनके अंदर। तो जो फ्रेडरिक पिंटक थे, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, पहले आप हिंदुस्तान का जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपके कानून हैं, जो भी आपके लॉ हैं, आप उनको पढ़िए पहले। क्योंकि आप हिंदुस्तान में बैरिस्टरी तभी कर सकते हो जब आप वहाँ के लोकल कानून के बारे में अच्छी तरीके से आपको ज्ञान होगा। तो ये सीख उनके दिमाग में छप गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले मैं इसको ही पढ़ता हूँ। तो अपने दिमाग में यही मन बनाकर वो मुंबई लौट आए वापस। अब मुंबई लौट आए, उस टाइम पे मुंबई में दो बड़े वकील थे जिनका पूरा दबदबा था, जिनकी पूरी तूती बोलती थी पूरे मुंबई में। एक थे फिरोज शाह मेहता और दूसरे थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब जैसे ही आप देखना, जैसे ही हम लोग, कोई भी लोग है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई बड़े शहर से छोटे शहर में जाता है या इवन कोई फॉरेन से पढ़ के अपने गांव में वापस लौट के आता है, तो उसके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, वो कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की उसके अंदर एक इच्छा होती है कि मैं अपने घर में परिवर्तन कर दूंगा, अपनी सोसाइटी में चेंज कर दूंगा, अपने समाज में चेंज कर दूंगा, गरीब लोगों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह के विचार होते। तो गांधी जी के मन में भी ये विचार थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश से लौटा तो मेरे मन में ये विचार थे कि मैं जो गरीब होते हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, वॉइसलेस है, जिनकी कोई आवाज़ सुनता नहीं है, मैं उनकी आवाज़ उठाऊंगा। मैं एक ऐसा बैरिस्टर बनूंगा जिसको सच में लोग ये जानेंगे कि हाँ, ये है जो गरीबों के मसीहा के तौर पर काम करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। ये सब दिमाग में ही रह गए, क्योंकि रियलिटी और आपका आइडियलिज्म, आदर्शवाद, ये अलग अलग चीज़ें हैं। यथार्थवाद अलग होता है, रियलिटी अलग होती है, ठीक है। आप ड्रीम में कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, बट जब आप ग्राउंड रियलिटी को, उस चीज़ को करने की कोशिश करते हो, तो आपके सामने लाखों चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है ना। बट वही है, आदमी वही है, व्यक्ति वही है जो इन मुसीबतों से लड़ता है और जीतता है। तो गांधी जी ने उस टाइम पे फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी का नाम था, बट गांधी जी ने कभी सोच ही नहीं सकते थे कि मैं उनके जैसा बन सकता हूँ, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी मजबूत थी। तो उन्होंने अपने मन में ये बसा लिया था कि हर कोई फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन नहीं बन सकता है। तो उसके बाद जब वो मुंबई में आए तो उनको पता चला कि उनकी माँ की डेथ हो गई थी। उनकी माँ की डेथ तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, बट उनके भाई ने इसके बारे में कभी बताया नहीं था कि भाई ऐसे ऐसे डेथ हो गई है, तो इसलिए ताकि उसकी पढ़ाई में कोई भी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो गांधी जी ने खुद कहा कि जब मैं मुंबई लौटा इंग्लैंड से, तो मैं खुद को एक बैरिस्टर ना समझकर भिखारी बैरिस्टर की तरह फील कर रहा था। भिखारी बैरिस्टर की तरह फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो लोकल लेवल पर जिन्होंने वकालत की है,
वो भी मेरे से अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और मैं विदेश से बैरिस्ट्री करके लौटा हूँ, और मेरे पास ना तो कोई केस है, ना ही मेरे को नॉलेज है कि कैसे पिटीशन फाइल की जाती है, कैसे हमारे हिंदू लॉ वर्क करते, कैसे इस्लाम हमारे लॉ वर्क करते, तो मेरे को कुछ पता ही नहीं। तो उनको भिखारी बैरिस्ट्री की फीलिंग आई। और एक और जो उनके सामने चुनौती थी कि जब वो विदेश गए, विदेश जाने से पहले उनकी जाति ने उनका बहिष्कार कर दिया था, लेकिन जब वो बैरिस्टर बनकर वापस आए तो उनकी जाति में भी 2 धड़े बट गए। एक धड़ा वो था जो उनको वापस लेना चाहता था कि भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विदेश से पढ़ के आया है, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारी जाति के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, तो इसको वापस ले लो। एक धड़ा वो था जो कहता था कि नहीं, इसको बाहर ही रखो। बट गांधी जी ने कहा कि मेरे को इन सारी चीज़ों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मेरे को कोई कास्ट में लेना चाहता था तो भी ठीक था, नहीं लेना चाहते थे तो भी ठीक था, लेकिन मैंने अपना व्यवहार हमेशा पॉजिटिव ही रखा। मैंने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। अगर कोई मेरे से नफरत करता था तो मैं उसको फिर भी हंस के जवाब देता था कि कोई बात नहीं, ये आपकी बुद्धि है, आप इतना ही यूज कर सकते हो, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब विदेश से आने के बाद एक और भी जो बड़ी बात थी कि घर पे आपको वैसा ही माहौल भी डेवलप करना पड़ेगा। विदेश से कोई लोग आता तो घर वाले थोड़े स्टैंडर्ड में रहने लग जाते हैं ना, कि भाई शहर से आया है, थोड़ा उस तरीके से रहने लग जाते। तो विदेश से जब आए तो उनके भाई ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी, चीनी मिट्टी के बर्तन थे, साज सज्जा का सामान था, घर में चाय कॉफ़ी को स्थान दे दिया गया था, कोको पीने लगे थे वो लोग, तो पहले ही उस तरह से डेवलप कर लिया गया था माहौल। बट इन सब के बीच में गांधी जी को ये लगता था कि यार ये सब चीज़ें जो भाई ने की हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये इस एक प्रकार से घर में सफ़ेद हाथी पालने जैसा है। घर में सफ़ेद हाथी पालने जैसा मतलब जिसकी इनकम तो कुछ नहीं है, बस खर्चा ही खर्चा है जितना ज़्यादा है। तो उन्होंने राजकोट में प्रयास किया कि मैं यहाँ पर अपनी कुछ बैरिस्ट्री शुरू करता हूँ, बट काम नहीं चला। तो उनके दोस्तों ने सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैरिस्ट्री मत कीजिए, आप बम्बई जाइए, शायद वहाँ पर आपको कुछ काम मिल जाएगा। तो वो बम्बई गए, वहाँ पर 6 महीने रहे। उस 6 महीने में उनको जो पहला केस मिला, वो केस मिला एक मीमी बाई करके एक लेडी थी, उनका कोई केस था, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको केस मिला। बहुत छोटे लेवल का केस था, 1 दिन में ही वो मामला हो सकता था। गांधी जी ने खुद लिखा कि कोई ठीक सा भी वकील होता तो 1 दिन में मामले को निपटा सकता था। बट जब मैं वो वकालत करने गया, मैं जब उसको केस लड़ने गया, तो मैंने कोर्ट में जब बोलना शुरू किया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मेरे पाँव कांपने लगे, मैं लड़खड़ा गया। जज साहब भी हंसे, जो बगल में वकील बैठे थे अपोजिशन के, वो भी हंसे। तो मैंने क्या, तो गांधी जी ने कहा कि मैंने वो बीच में ही मुकदमा छोड़ दिया उसी दिन, और जो मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो साथी थे, मैंने उनको वो ट्रांसफ़र कर दिया, और मैंने उस केस का कोई पैसा भी नहीं लिया। मैंने बोल दिया कि भाई तुम ही पैसे रखो, ये केस लड़ो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैं घर लौटा तो मेरे को ये लगा कि क्या मेरे को सच में बैरिस्ट्री करनी चाहिए, क्या ये मेरे बस की बात भी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद मैं अपनी पर्सनैलिटी में वो वकील का जो गुण है वो मैं ला ही नहीं पा रहा था। तो करता तो क्या करता मैं। तो कहीं एक बार उन्होंने फिर सोचा कि एक काम करते हैं कि एक इंग्लिश टीचर की वैकेंसी निकली थी। अब इंग्लिश क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन में पढ़ी थी तो थोड़ी बहुत अच्छी भी थी, तो किसी ने कहा कि आप एक काम करो, वहाँ पे अप्लाई करो इंग्लिश टीचर की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ। तो इंग्लिश टीचर की अप्लाई करने के लिए वो जब इंटरव्यू देने के लिए स्कूल में गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ग्रेजुएट नहीं हो, इसलिए हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने तो 10th के बाद ही सीधा वो वहाँ पर बैरिस्टर बनने चले गए थे, वकालत करने। तो उन्होंने ग्रेजुएशन तो की नहीं थी। उस टाइम पे ग्रेजुएशन की अच्छी खासी मान्यता थी, आज तो चाहे आप MPhil कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ग्रेजुएशन उस टाइम पे अच्छी खासी थी, तो उनको वो जॉब भी नहीं मिली, उनको वहाँ से निकाल दिया गया कि आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। तो इन सब के बीच में जितने भी ये सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब मुंबई में रहना एक प्रकार से चुनौती हो गई है,
क्यों? क्योंकि इनकम तो कुछ है नहीं आपके पास, कोई पैसा नहीं आ रहा आपके पास। और मुंबई में आपको, भाई आप विदेश से लौट के आए हो तो आपको अपना स्टैंडर्ड भी उस तरीके से ही रखना पड़ेगा। आप दूसरे वकीलों से कम फीस नहीं ले सकते, आप उससे ज़्यादा ही लोगे, क्योंकि आप विदेश से पढ़ के आए हो। लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे? लोगों को आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? आपकी क्वालिटी तभी तो पता चलेगी ना, जब आप दूसरों से थोड़ी सी अपनी फीस ज़्यादा रखोगे। ये तो नेचर होता है ह्यूमन बीइंग का। आप दो चीज़ें रख लो, दो चीज़ें आपको बिकती हुई आप देख लो, एक का कम रेट रखो, एक का थोड़ा सा हाई रेट रख दो, तो आप उस हाई रेट की तरफ अट्रैक्ट होगे ज़रूर। क्योंकि आपको लगेगा कि जो ये कम रेट की चीज़ है ये इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाली नहीं होगी, हाई रेट की अच्छी क्वालिटी की चीज़ होगी, भले ही वो सेम हो। तो इसलिए उन्होंने अपनी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा रखी। बट उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए जो दाव मैंने खेला ये मेरे लिए उल्टा ही पड़ा, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होने के कारण पहले ही कोई केस नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी फ़ीस ज़्यादा होने के कारण वैसे भी कोई केस मेरे पास नहीं आया। तो उन्होंने खुद अपने बारे में ये बात लिखी है कि मैं खुले तौर पर शब्द कहूँगा कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे सारी चीज़ें चल रही थी, मेरे अंदर आडंबर ज़्यादा थे और कुशलता के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। मतलब ऊंचे दुकान फीके पकवान वाली कंडीशन थी, दिखावा, अपने आप को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये सारी चीज़ें तो थी। बट रियल में मेरे पास कुछ ऐसी क्वालिटी हो कि मैं बहुत अच्छा कर सकूँ, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं था कि लोग मेरे पास आए खुद ब खुद। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें चली। तो इन सब के बीच उन्होंने डिसाइड किया कि यार मुंबई में भी अब नहीं रह पाऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ भी काम चल ही नहीं रहा है, यहाँ भी क्या करें। तो उनके भाई ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि आप एक काम करो, आप वापस राजकोट आ जाओ, आपको लोकल लेवल पर ही थोड़ा बहुत पेटिशन फाइल करने के, अर्जियाँ वगैरह लिखने का मैं काम दिला दूंगा, और शायद धीरे 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 कुछ गाड़ी आपकी पटड़ी पर भी आ जाएगी। तो इन सब के बीच में वो वापस लौट आए राजकोट। बट ये सारी चीज़ें जो उनके साथ घटित हुई, उनके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई, डिप्रेशन पैदा हो गया, निराशा पैदा हो गई, अपनी काबिलियत पे डाउट हो गया कि मैं सच में ये चीज़ें कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब आपके अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगी तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलेगी भी। तो उन्होंने कहा कि जब ये सारी सिचुएशन चली जो ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न हुई, इसके कारण मेरा जो स्वभाव है वो और ज़्यादा गुस्सेल, और ज़्यादा ईर्ष्यालु और शंकावादी इंसान बन गया। मैं हर बात पे डाउट करने लगा, और मेरे अंदर जो अवगुण पैदा हुए, इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? वो थी मेरी वाइफ के ऊपर। उस टाइम पर मैं अपनी वाइफ को डांटने लगा, उसको भला बुरा कहने लगा, और इवन ये भी हालात होगी कि मैंने उसको मायके जाने को बोल दिया अपने। और बहुत सारी मिन्नतों के बाद, लगभग 6 महीने के बाद, जब उनके घर वालों ने बहुत सारी मिन्नतें की, ये वो किया, तब जाकर मैं उसको वापस लेके आया। उन्होंने कहा कि आज जब मैं ये चीज़ें सोचता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, तो मेरे को अपने से ज़्यादा कमज़ोर इंसान कोई भी महसूस नहीं होता, क्योंकि उसमें कस्तूरबा गांधी की कोई भी गलती नहीं थी। ठीक है ना, वो तो वो तो मेरे को सपोर्ट कर रही थी, उसने कभी मेरे से सवाल नहीं पूछा, कभी उसने मेरे को परेशान नहीं किया किसी चीज़ के लिए। बट मैं उसकी चुप्पी को हमेशा उसका क्रिटिसिज्म समझता था कि ये जो चुप है ये मेरे प्रति क्रिटिसाइज कर रही, मेरे को ये काबिल नहीं समझती है। इस तरह के भाव मेरे मन में उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। अगली बार जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम अब साउथ अफ्रीका की उनकी जर्नी स्टार्ट होगी। साउथ अफ्रीका में उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, किस तरह से उनके अंदर अहिंसा का गुण पैदा हुआ, किस तरह से उनके अंदर असहयोग की जो भावना, नॉन कोऑपरेशन का जो उन्होंने एक आंदोलन फिर इंडिया में क्रिएट किया, उसके बारे में। तो जितने भी उन्होंने प्रयोग इंडिया में किए, उनको सबसे पहले उन्होंने ट्राई कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। तो कैसे अब इंटरनल चेंजेस आते हैं गांधी जी के अंदर। अब तक वो हमारे जैसे ही इंसान है, हमारे और आप जैसे, जिसके मन में डर है, जिसके मन में अपने ऊपर काबिलियत पर शंका है, जिसके मन में संदेह की भावना है, जिसके मन में ईर्ष्या है, जिसके मन में अपने आप को खुद बढ़ा चढ़ाकर आडंबर युक्त दिखाने का एक
एक कोशिश है, जैसा हम सभी करते हैं। कहते हैं ना, जिसके पास जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है वो ज़्यादा छलकता है, और जब घड़ा पूरा भर जाता है तो उसमें छलकने की आवाज़ कोई गुंजाइश रहती नहीं है। तो इंसान के पास जब ज्ञान आ जाता ना, तो वो अपने आप उसका स्वभाव, उसका नेचर अपने आप ठंडा हो जाता, अपने आप उसका स्वभाव इतना सील हो जाता बिल्कुल। बट जैसे जैसे जिस इंसान के पास नॉलेज नहीं है वो फिर क्या करेगा, जब आप उसके साथ बहस करोगे, कोई किसी विषय पर बातचीत करोगे, तो वो चिल्ला चिल्ला कर आपसे बात करेगा, वो आपसे चिल्ला चिल्ला कर बात करेगा, क्योंकि उसको नॉलेज है ही नहीं उस विषय पे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वो आपको परेशान करने के अलावा, आपको डिमोटिवेट करने के अलावा कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लोग इस जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया है इसको बनाए रखिए, इसको और ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। गांधी जी के बारे में जानना ज़रूरी है, मैं हमेशा कहता आया हूँ, गांधी जी के बारे में जानना ज़रूरी है। किस तरह से एक साधारण सा व्यक्ति एक महान पर्सनैलिटी में तब्दील होता है, किस तरह से एक कॉमन से व्यक्ति के पीछे जिसका साथ कोई एक व्यक्ति नहीं चाहता था, उसके पीछे करोड़ों की आबादी खड़ी हो जाती है। किस तरह से एक व्यक्ति 200 साल पुराने एम्पायर की जड़ें हिला देता है। ये बड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले आपके पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।